हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इस समय पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले का वीडियो मेरा प्लेटो पर था। प्लेटो के सारे कॉन्सेप्ट को मैंने वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में प्रस्तुत किया है। अब दूसरा टॉपिक है अरस्तु, जिसका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था और 322 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु होती है। मैं अरस्तु को भी वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जो आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 1, राज्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर परिवारों और ग्रामों का संघ है, जिससे हमारा तात्पर्य एक सुखी व सम्माननीय जीवन से है। किसका कथन है? अरस्तु। किसका कथन है? यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु कहता है कि राज्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर परिवारों और ग्रामों का संघ है, जिससे हमारा तात्पर्य एक सुखी व सम्माननीय जीवन है। यह कथन अरस्तु का है। दूसरा क्वेश्चन है, राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और एक सुखी जीवन के लिए यह जीवित है। यह किसका कथन है? यह भी अरस्तु का है। जैसा कि मैं अरस्तु से पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारे अधिकांश कोटेशन जो होंगे इसके अरस्तु के ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अरस्तु प्लेटो के सानिध्य में कितने वर्षों तक रहा? तो अरस्तु प्लेटो के सानिध्य में लगभग 20 वर्षों तक रहा। क्वेश्चन नंबर 4, अरस्तु बुद्धिमानों का गुरु है। किसका कथन है? दांते का। क्वेश्चन नंबर 5, अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? अरस्तु का जन्म यूनान के स्टेगिरा नगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, अरस्तु के पिता मकदूनिया के शासक अमिताभ द्वितीय के राज्य में क्या थे? यह एक राज्य वैद्य थे। अरस्तु के पिता जो थे एक डॉक्टर थे, मतलब उसमें राजवैद्य कहा जाता था डॉक्टरों को। क्वेश्चन नंबर 7, अरस्तु किस उम्र में प्लेटो के अकादमी में प्रवेश किया? 18 साल की अवस्था में अरस्तु प्लेटो के अकादमी में जाता है। किसने अरस्तु को सर्वोत्तम पढ़ने वाला और अकादमी का मस्तिष्क कहा है? प्लेटो। प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहता है और उसके कमरे को विद्यार्थी का घर कहता है। तो अरस्तु जो था वह प्लेटो का बहुत प्रिय शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 9, अरस्तु के रिटोरिक में किसके विचारों का खंडन है? अरस्तु ने अपनी एक पुस्तक लिखी है रिटोरिक, उसमें आइसोक्रेटीज के विचारों का खंडन किया है। प्लेटो का उत्तराधिकारी कौन था या कौन बना? प्लेटो का भतीजा इसे पेउसिपस प्लेटो का उत्तराधिकारी बनता है, इस पेउसिपस। क्वेश्चन नंबर 11, अरस्तु की पत्नी का क्या नाम था? पिथियास। अरस्तु की पत्नी का पिथियास नाम था। क्वेश्चन नंबर 12, बारकर ने अरस्तु के जीवन काल को कितने भागों में बांटा है? तो बारकर ने अरस्तु के जीवन काल को 3 भागों में बांटा है। पहला है अप्रेंटिस का काल, जो एथेंस में 367 बीसी से 347 बीसी में रहता है। दूसरा है यात्री काल, एशिया माइनर में 347 ईसा पूर्व से लेकर 335 ईसा पूर्व तक रहता है। तीसरा है मास्टर काल, एथेंस में 335 से 322 ईसा पूर्व तक वह रहता है। तो बारकर ने अरस्तु के जीवन काल को 3 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 13, अरस्तु ने प्रत्येक मोड़ पर प्लेटो का खंडन किया है, क्योंकि वह अपनी रचनाओं के प्रत्येक पृष्ठ पर उसका ऋणी है। किसका कथन है? विल डुरांट। यह कथन विल डुरांट का है। शब्द प्रत्येक वाणी के लिए आत्मपरक वस्तु है। शब्द प्रत्येक वाणी के लिए आत्मपरक वस्तु है। किसका कथन है? अरस्तु का। यह किसका कथन है? अरस्तु का कथन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
जहाँ तक पुस्तक के पढ़ने का संबंध है, कोई भी क्रम रखा जाए काफ़ी कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। किसका कथन है? शेबाइन का। किसका कथन है? शेबाइन का। अरस्तु का राजनीति पर लिखित प्रबंध व्यवहारिक बुद्धि पर एक कृति है। यह राजनेताओं के लिए हस्त पुस्तिका है जिसमें स्वच्छ बुद्धि संकलित है। ये 2 बार आ गया है स्वच्छ बुद्धि संकलित है। किसका कथन है? फोस्टर का। यह कथन किसका है? फोस्टर का है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। प्लेटोवाद में अरस्तु को उस हद तक प्रवेश मिला जितना शायद कोई अन्य महान दार्शनिक दूसरे के विचार में इतना प्रवेश न पाया हो। किसका कथन है? फोस्टर का है। यह कथन किसका है? फोस्टर का। क्वेश्चन नंबर 18। राज अथवा नगर राज्य का मानव ही विकसित रूप है। राज अथवा नगर, राज्य और नगर राज्य ये एक ही में है। राज अथवा नगर राज्य मानव का ही विकसित रूप है। किसका कथन है? अरस्तु के गुरु प्लासीन का कथन है। यह अरस्तु के गुरु प्लासीन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 19। अरस्तु के किस पुस्तक में विनिमय और सूद का प्रसिद्ध एवं प्रभावकारी सिद्धांत वर्णित है? पॉलिटिक्स के प्रथम पुस्तक में है। क्वेश्चन नंबर 20। किसने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है? मैक्सी अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तु का सर्वप्रमुख महत्व इस तथ्य में है कि उसने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया। किसका कथन है? डनिंग। यह कथन है डनिंग का। इसमें थोड़ी टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 22। कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। किसका कथन है? कैटलीन का। यह कथन किसका है? कैटलीन का है। क्वेश्चन नंबर 23। अरस्तु के शिक्षण संस्था का क्या नाम था? तो अरस्तु के शिक्षण संस्था का लीशियम नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 24। मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध, यहाँ है दर्शन के विरुद्ध, दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। किसका कथन है? अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है। उस पर अपने समय की हलचलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह समकालीन घटनाओं से बिल्कुल विरक्त रहा। किसका कथन है? ये कथन है फोस्टर का। क्वेश्चन नंबर 26। राज्य कुलों और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। किसका कथन है? अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और बंजू फल के लिए बंजू वृक्ष में विकसित होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार मानव प्रकृति की उच्चतम शक्तियों का विकास राज्य में होना स्वाभाविक है। किसका कथन है? शेबाइन का। यह कथन शेबाइन का है। अरस्तु की पॉलिटिक्स को राजनीति के क्षेत्र में मैग्नम ऑपस या राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना किसने कहा है? बारकर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सब जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। किसका कथन है? अरस्तु का। अरस्तु कहता है कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और जीवन के लिए ही उसका अस्तित्व बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30। राज्य व्यक्ति के पूर्व का संगठन है। इट इज़ वेरी फेमस कोटेशन ऑफ एरिस्टोटल। यह अरस्तु का बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है। यह अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राज्य व्यक्ति के पहले है। किसका कथन है? अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 31। समय की दृष्टि से परिवार पहले है परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। किसका कथन है? यह भी कथन है अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 32। एथेंस में शासन संबंधी मामलों पर विचार के लिए कौन सी सभा होती थी और न्याय कार्य के लिए कौन सी सभा होती थी? तो एथेंस में शासन संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए एक्लेसिया होती थी और न्याय कार्य के लिए हेलिया होती थी। यही दोनों मिलकर एथेंस की शासन को चलाती थी।
क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। बहुजन सुलभ नागरिकता का नीचा आदर्श प्लेटो और अरस्तू के इस भव्य आदर्श से कहीं अधिक मूल्यवान है, जो मुट्ठी भर लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। किसका कथन है? बारकर का। यह किसका कथन है? बारकर का। क्वेश्चन नंबर 34, संपत्ति विहीन व्यक्तियों, दासों, श्रमिक वर्ग, सूदखोरों, स्त्रियों और बच्चों को नागरिकता नहीं प्राप्त होनी चाहिए। किसका कथन है? अरस्तू। जैसा कि अरस्तू कहता है कि नागरिक वही हो सकते हैं जो शासन की क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। जो शासन की क्रियाकलापों में भाग नहीं लेते हैं वह नागरिक नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से अरस्तू के समय में बहुत कम नागरिक थे। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वह सूद के महत्व को नहीं समझ सका, अतः सूद के संबंध में उसका विचार बड़ा अटपटा है। किसका कथन है? डनिंग का है। यह कथन किसका है? डनिंग का है। जैसा कि अरस्तू ने महाजनी व्यवस्था का आलोचना किया है, वह महाजन का सूदखोरी का विरोध करता है। तो इस संबंध में डनिंग कहता है कि वह सूद के महत्व को नहीं समझ सका, अतः सूद के संबंध में उसका विचार बड़ा अटपटा है। क्वेश्चन नंबर 36, अपने कार्य के निष्पादन के लिए हथौड़ा भारी होना चाहिए, परंतु हथौड़ा बनाने वाला उसे अधिक से अधिक भारी बनाने का इच्छुक नहीं होगा। जिस कार्य के लिए हथौड़े में भार की आवश्यकता होती है, वही कार्य उस भार को सीमित कर देता है। एक कुशल लोहार उसका पालन करेगा। किसका कथन है? यह कथन किसका है? फॉस्टर का है। इस कथन को कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमें काम करना चाहिए, तो काम करने के लिए जो हथौड़ा है वह भारी होना चाहिए, लेकिन इतनी भारी न हो कि हम उसको उठा नहीं पाएँ, और काम करने वाला उसको इतना भारी तो नहीं बनाएगा कि उससे कोई काम न हो सके। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। अरस्तू ने संपत्ति के स्वामित्व के कितने विकल्प बताए हैं? अरस्तू ने संपत्ति के स्वामित्व के 3 विकल्प बताए हैं। वह कहता है कि संपत्ति 3 प्रकार की होती है और वह 3 प्रकार का उपभोग भी होता है। पहला व्यक्तिगत संपत्ति और सार्वजनिक प्रयोग। वह कहता है कि संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए और उसका प्रयोग जो होता है वह सर्वहित में होना चाहिए। दूसरा, सार्वजनिक स्वामित्व और व्यक्तिगत उपभोग। इस प्रकार की संपत्ति भी नहीं ठीक होती है। सार्वजनिक स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग, ये संपत्ति को भी प्लेटो अनुचित बताता है। क्वेश्चन नंबर 38, घर पर स्त्री और हल में चलने वाले बैल से पहला परिवार बनता है। यह किसका कथन है? अल्सीदास का। घर में क्वेश्चन नंबर 38, घर, स्त्री और हल में चलने वाले बैल से पहला परिवार बनता है। किसकी उक्ति है? अरस्तू की है। यह अरस्तू की उक्ति है और यह हिसियाड में कहा है। क्वेश्चन नंबर 39, ईश्वर ने सबको स्वतंत्र बनाया है और प्रकृति ने किसी को दास नहीं बनाया है। किसका कथन है? आलसी दास का कथन है। आलसी दास का कथन है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। इस पुस्तक को भी अवैध घोषित कर दिया जाना चाहिए। आज का प्रजातांत्रिक मनुष्य इसे कतई नहीं स्वीकार करेगा। किसका कथन है? मैक्सी का। यह कथन किसका है? मैक्सी का है। मैक्सी कहता है पॉलिटिक्स के बारे में कि इस पुस्तक को भी अवैध घोषित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज का प्रजातांत्रिक मनुष्य इसे कतई नहीं स्वीकार करेगा। क्वेश्चन नंबर 41, दास पशु तो बना दिया जाता है पर मानवता से भी उसे मुक्त नहीं किया जाता है। किसका कथन है? मैकल बेन का है। मैकल बेन का कथन यह है कि दास पशु तो बना दिया जाता है पर मानवता से भी उसे मुक्त नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, पानी की अधिक मात्रा इतना गंदा नहीं हो सकता जितनी थोड़ी मात्रा गंदी हो जाती है। किसका कथन है? अरस्तू। यानी कि जब पानी बहुत बड़ी मात्रा में रहता है तो वह जल्दी गंदा नहीं होता है। जैसे हम तालाब का पानी ले सकते हैं, नदी का पानी ले सकते हैं, लेकिन क्यों कोई छोटा सा गड्ढा है उसमें पानी है तो वो बहुत जल्दी ही गंदा हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 43, केवल बहुमत के आधार पर पारित किया गया कानून न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? अरस्तु का है। अरस्तु कहता है केवल बहुमत से ही जो कानून पारित होता है वह केवल न्यायपूर्ण नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है, किसका कथन है? अरस्तु का। यह भी बहुत फेमस कोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 45, स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत किससे संबंधित है? यह अरस्तु से है। स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि अरस्तु जो है अमीरों का और गरीबों का शासन व्यवस्था का एक समन्वित रूप प्रस्तुत करता है, जिसको पोलिटी कहा जाता है। पोलिटी। अरस्तु कहता है कि शासन की सत्ता अमीर वर्ग के हाथों में नहीं होनी चाहिए और गरीब वर्ग के हाथों में भी नहीं होना चाहिए। यह किसके हाथों में होनी चाहिए? मध्य वर्ग के हाथों में होना चाहिए। और इसी अरस्तु के इसी सिद्धांत को स्वर्णिम मध्यमान का सिद्धांत कहा जाता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, अरस्तु ने श्रम को दंडित किया है, किसका कथन है? प्रोफेसर मैकलेंग। क्वेश्चन नंबर 47, अरस्तु में जो स्तुल्य नहीं है वह यह है कि उसका मानव जाति को कुल्हाड़ी से 2 भागों में काट डालना, किसका कथन है? प्रोफेसर रॉस का कथन है। प्रोफेसर रॉस का। अरस्तु में जो स्तुल्य नहीं है वह यह है अरस्तु में जो स्तुल्य नहीं है वह यह है कि उसका मानव जाति को कुल्हाड़ी से 2 भागों में काट डालना है, किसका कथन है? प्रोफेसर रॉस का कथन है। क्वेश्चन नंबर 48, अरस्तु का आदर्श सदैव संवैधानिक है। अरस्तु का आदर्श सदैव संवैधानिक शासन था, निरंकुश शासन नहीं। चाहे निरंकुश शासन में दार्शनिक शासन की प्रबुद्ध निरंकुशता ही क्यों न हो, किसका कथन है? शेबाइन का कथन है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 49, दासता के बचाव के नाम पर यहाँ जातिगत अहंकार की पुष्टि की गई है, किसका कथन है? प्रोफेसर थियोडोर का है। यह कथन भी प्रोफेसर थियोडोर का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, अरस्तु ने राज्य के कितने अंग की विवेचना की है? तो अरस्तु ने राज्य के 3 अंगों की विवेचना की है। पहला है नीति निर्धारक तत्व, नीति निर्धारक। दूसरा कार्यकारिणी। तीसरा है न्यायपालिका। यानी कि नीति निर्धारक ये किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 अंगों की विवेचना उसने की है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 50 क्वेश्चन बताए और आगे का क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।